नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी। मध्य प्रदेश में कोरोना से कितनी मौतें हुई, इसे लेकर सरकार और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं। सरकारी कागजों में मौतों की संख्या और कांग्रेस के दावे दो अलग अलग तस्वीरें पेश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में ये मुद्दा सदन से सड़क तक जेरे बहस रहा है और आगे भी ये चर्चा और गर्दो-गुबार विवादों का बन सकता है। कोरोना ने मचाई तबाही, सरकारी आंकड़ों में उलझी मौत। क्या है विपक्ष के दावे की सच्चाई? क्या कहते हैं सरकारी कागज? कोरोना की दूसरी लहर ने जो तबाही दिखाई, उससे एमपी भी नहीं बच सका। शमशान घाटों में जलती चिताओं ने लोगों को भीतर तक झकझोर दिया। चिताओं से उठते धुएं ने आसमान को काला कर दिया। हर तरफ जैसे अंधेरा छा गया। लेकिन ये शायद कोई नहीं जानता था कि जब धुआं छटेगा तो तस्वीर काली ही रह जाएगी। हालांकि जिम्मेदारों ने मौतों के आंकड़े लिखे तो सफेद कागज पर थे, लेकिन अफसोस कि वो समझ नहीं आ रहे। सरकार की रिपोर्ट ये दावा करती है कि प्रदेश में अब तक 10,506 मौतें हुई, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि उसने अपने तौर पर जो आंकड़े जुटाए हैं वो 1 लाख से ज्यादा हैं। सदन में इसके सवालात हमने लगा दिए हैं, अब देखते हैं क्या आते हैं। हमारे पास एक्चुअल आंकड़े हैं, ये जब वहाँ पर ये आंकड़े बताएंगे, अगर वो टैली नहीं हुए तो निश्चित तौर पर सरकार को आड़े हाथ लेंगे। प्रदेश में आने वाले समय में 4 सीटों पर उपचुनाव हैं और उससे पहले विधानसभा के मानसून सत्र का ऐलान हो चुका है। संकेत मिल रहे हैं कि सत्र हंगामेदार होगा। विपक्ष सरकार को चौतरफा घेरने की तैयारी में है, लेकिन सत्ता पक्ष इसे कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति बता रही है। हमने ना झूठे आंकड़े दिए ना हमने हवाई बातें की हैं। ये काम तो केवल कांग्रेस के नेता करते हैं जिनकी जमीन खिसक चुकी है। हमारी सरकार पूरी तरह पारदर्शिता के साथ काम करती है, चाहे आंकड़ों की बात हो, चाहे किसी भी नीति और रीति की बात हो। हम जनता के बीच जाकर जनता के कल्याण और विकास के लिए ही काम करते हैं। कोरोना और उससे जुड़े मुद्दे कांग्रेस को गर्म लोहा लगते हैं, जिस पर वो चोट करना चाहती है। इसके लिए खासतौर पर रणनीति तैयार की जा रही है, जिसका असर जल्द ही सदन से सड़क तक नजर आ सकता है। कैमरामैन विजय सेजकर के साथ वासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। तो ये कोरोना का दूसरा पक्ष है। पहला पक्ष है उससे बचाव सावधानी, और दूसरा पक्ष है उसको लेकर सत्ताधारी दल और विपक्ष की तकरार, और ये भी लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस को लेकर इन दिनों ये सवाल उठ रहे हैं कि पार्टी का अंजाम क्या होगा, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिसको बीजेपी से डर लगता है वो पार्टी छोड़े। उधर पंजाब और राजस्थान में कांग्रेस कलह से लड़ रही है। मध्य प्रदेश में भी हालात उतने अच्छे नहीं हैं। यहाँ तो राज्यसभा सांसद और सीनियर कांग्रेस लीडर विवेक तनखा जैसे डेडिकेटेड नेता के अंदाज भी बदले बदले हैं। और तो और भोपाल दौरे पर आए वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद भी चुप चुप ही दिखे, और यहाँ तक ही बात नहीं रुकी, उन्होंने अपने भोपाल दौरे की जानकारी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को भी नहीं दी। अंजाम एक कांग्रेस क्या होगा? अब हर तरफ दिख रही है कलह। जब नेताओं के हैं बोल अलग, राहुल भी मुखर, जिसको जाना है जाए जिधर। और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे हैं, उनको अंदर लाओ। और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो। नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी। हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी। ये मेरा बेसिक मैसेज है। ये महज एक बयान नहीं है। इस बयान में कांग्रेस के अंदर खाने क्या चल रहा है, इसकी झलक भी दिखाई देती है। बिखरी हुई कांग्रेस की पीड़ा भी झटके से बाहर आती दिख रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद भोपाल दौरे पर आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद भी कुछ कहते। उन्होंने कैमरा देखा तो चुप रहना ही ठीक समझा, लेकिन हर कोई चुप रहे ये भी जरूरी नहीं। बंसल न्यूज के खास मुलाकात प्रोग्राम के दौरान
राज्यसभा सांसद विवेक तनखा चुप नहीं रहे। उनसे कई सवाल हुए और उन्होंने जवाब भी दिए। कांग्रेस लोगों से किस कदर कटी हुई है, ये तनखा साहब के बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर मैं पीसीसी प्रेसिडेंट होता कांग्रेस का, मैं हर डीसीसी को कोविड केयर सेंटर बना देता मध्य प्रदेश में, क्योंकि आप डीसीसी में जा तो रहे नहीं थे। अगर आप हर डीसीसी में कोविड केयर सेंटर बना देते और लोगों की सेवा करते, आप खुद ही परसेप्शन की लड़ाई में ऊपर आ जाते। और बीजेपी बना नहीं सकती कि उन्हें 5 स्टार डीसीसी बनाए। वो 5 स्टार डीसीसी में बिल्कुल नहीं जाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे ये सब चीजें। तो आपको गरीबों की पार्टी बनना पड़ेगा। अब राहुल गांधी बीजेपी से डरने वालों को छोड़कर जाने की बात कह रहे हैं, तो तनखा बता रहे हैं कि आखिर कांग्रेस क्यों बीजेपी से आगे नहीं हो पा रही है। जनसंख्या नियंत्रण मुद्दे पर तनखा जी का तो ट्वीट भी चर्चा में है। इसमें वो संजय गांधी पर भी निशाना साधने से नहीं चूके। उन्होंने साफ लिखा है कि संजय गांधी ने सही बात गलत तरीके से लागू करने की कोशिश की और इससे देश को नुकसान हुआ। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस खुद कलह का शिकार है। मध्य प्रदेश में तनखा ही नहीं बल्कि कमलनाथ से कथित अनबन के बाद सिंधिया बीजेपी में जा चुके हैं। राजस्थान में सचिन पायलट भी कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू बनाम अमरिंदर सिंह बना हुआ है और राहुल बोल रहे हैं जिसको जाना है चले जाए। अगर वो नहीं डरते थे तो फिर 2 जगह से चुनाव लड़ने की जरूरत उन्हें क्या पड़ गई थी। पहले अपना गलेवान झांकें। कांग्रेस के अंदर जिनकी जमीन में पकड़ है, जिनका आधार है, जनाधार है, उन व्यक्तियों को दरकिनार किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? कि वो नेतृत्व चमकने ना लगे। इसलिए आज देखिए, यहाँ श्रीमंत सिंधिया जी मान लो जो आरोप लगा रहे हैं, राजस्थान में क्या आरोप लग रहा है? पायलट की समस्या का निराकरण अभी तक नहीं कर पाए। अगर राहुल जी ने ऐसा कहा है तो ये उनकी मानसिक दिवालियापन का स्पष्ट सबूत है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। और राहुल जी को मैं यही निवेदन करता हूँ कि सिंधिया परिवार क्या है ये अपनी पूजनीय माता जी से उनको पूछना चाहिए। और जहाँ तक बिकाऊ और डरने की बात है, सिंधिया परिवार ना तो आज तक किसी से डरा है और जहाँ तक बिकने की बात है, अगर राहुल जी ने ऐसा कहा है तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि देश के नहीं विश्व के उन चुनिंदा राज परिवारों में से हैं जिनके ऊपर आशीर्वाद पूरा लक्ष्मी का और सभी देवी देवताओं का है। जानकारों की माने तो जिस कांग्रेस को अभी मजबूत विपक्ष का रोल निभाना चाहिए वो खुद आपसी लड़ाई में बिजी है। कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर खड़ा करना चाहिए, तो यहाँ नेताओं के अलग अलग राग सुनाई दे रहे हैं। विश्लेषक तो ये भी आशंका जताने लगे हैं कि क्या कांग्रेस विभाजन की ओर जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी के बयान का इशारा G23 के नेताओं से भी जोड़कर देखा जा रहा है। गुलाम नबी आजाद भी उनमें से एक है। शायद इसलिए उन्होंने भोपाल में कैमरे पर कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंसल न्यूज। पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच सुलह का मसौदा तैयार हो गया है। कांग्रेस आलाकमान ने इसके लिए 4 सूत्रीय फार्मूला तैयार किया है। इस फार्मूले के तहत सिद्धू पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे। सिद्धू के साथ 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे जिनके नाम कैप्टन अमरिंदर सिंह तय करेंगे। कैबिनेट में फेरबदल भी कैप्टन की मर्जी के अनुरूप ही होगी, यानी उन्हें पूरी तरह से फ्री हैंड मिलेगा। किसी को मंत्री बनाने या कैबिनेट से हटाने में सिद्धू समेत किसी नेता का कोई दखल नहीं रहेगा। कांग्रेस 1-2 दिन में सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का औपचारिक ऐलान कर सकती है। इस मामले में सबसे बड़ा पेंच सिद्धू और कैप्टन की मुलाकात को लेकर फंस गया है। कांग्रेस के पंजाब इंचार्ज हरीश रावत के आगे कैप्टन ने शर्त रखी है कि वो सिद्धू से तभी मिलेंगे जब वो उनके पहले दिए गए बयानों के लिए, जिसमें कैप्टन को भी निशाना बनाया गया है, सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगेंगे। सिद्धू ने कैप्टन सरकार पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से लेकर रेत माफिया और बिजली संकट से जुड़े कई गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों के बाद कैप्टन साहब बहुत नाराज थे, जाहिर तौर पर होंगे ही, और सिद्धू अपनी सियासत को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे थे। महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच जारी मनमुटाव के बीच एनसीपी चीफ
शरद पवार ने शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच अकेले में करीब 1 घंटे तक बात हुई। हालांकि इस मुलाकात की असल वजह का एनसीपी ने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है। इससे पहले एनसीपी चीफ गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिले थे। एनसीपी ने इस बैठक को लेकर कहा है कि दोनों नेताओं के बीच नवगठित सहकारिता विभाग, महाराष्ट्र और देश में कोरोना की रफ्तार और बैंकिंग सुधार को लेकर चर्चा का मसला उन दोनों के बीच में रहा है। और इसी बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक का कहना है कि राजनीति विचारों के आधार पर होती है। संघ का राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रवाद में ज़मीन आसमान का अंतर है। नदी के दो छोर कभी मिल नहीं सकते, ये सच्चाई है। भाजपा और एनसीपी का एक साथ आना असंभव है। बातें कितनी की जाएं, लेकिन राजनीति एक ऐसी नदी है जिसे आप अनिश्चितताओं की, अनसर्टेनिटीज़ की रिवर नदी कह सकते हैं। और इस नदी में जैसा हम कहते हैं कि रेल की 2 पटरियों की तरह वो चलती साथ हैं, मिलती नहीं हैं, लेकिन राजनीति में रेल की ऐसी पटरियां मिल भी जाती हैं और उनमें ऐसा गठबंधन हो जाता है जो चमत्कार कर जाता है। तो सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी क्या इन दिनों, चाहे बात उद्धव ठाकरे की हो या बात हो शरद पवार की, क्या इनसे नज़दीकियां बढ़ाने में जुट गए हैं? क्योंकि मिशन महाराष्ट्र बीजेपी के लिए बहुत अहम है 2024 के लिए, क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और महाराष्ट्र बीजेपी के पास आते हुए निकल गए हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी अब खुद बहुत इस पर तवज्जो दे रहे हैं। देखिए वक्त के गर्भ में क्या कुछ छिपा है। अगर आप किसी मंत्री के साथ सेल्फी लेना चाहते हैं तो ये खबर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जेब ढीली हो जाए। बात अजीब है लेकिन सच है, क्योंकि महंगाई के दौर में सेल्फी भी महंगी हो चली है। खंडवा में मंत्री उषा ठाकुर ने ऐलान किया है कि उनके साथ सेल्फी लेने वाले को 100 रुपये देने होंगे। उषा ठाकुर जो मध्य प्रदेश सरकार की पर्यटन मंत्री हैं, उनका तर्क है कि सेल्फी में बहुत वक्त खराब हो जाता है। कई बार सेल्फी के कारण लेट भी हो जाते हैं, विलंब हो जाता है। लिहाजा अब जिस मंडल का जो भी कार्यकर्ता सेल्फी लेना चाहेगा उसे 100 रुपये कोषाध्यक्ष के पास जमा कराने होंगे। वाह उषा जी, बड़ा क्रिएटिव आइडिया आपने ढूंढा। अब देखते हैं कितने लोग जेब ढीली करते हैं। सेल्फी में वक्त बहुत खराब होता है और कई बार हम लोग घंटा भर तक लेट हो जाते हैं। तो संगठनात्मक दृष्टि से ये विचार किया कि हमारे यहाँ मंडल कार्यकारिणी है, मंडल कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष जी भी होते हैं। तो जिस मंडल में जो जितनी सेल्फी खिंचाएगा वो 100 रुपये का शुल्क मंडल कोषाध्यक्ष के पास जमा करेगा, ताकि वो सब राशि संगठन के काम में ही आएगी। और मैं चाहती हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है कि बुके नहीं बुक हम इकट्ठी करेंगे तो आप जानते हैं हमारी पार्टी कार्यालय में हम बहुत बेहतर लाइब्रेरी बना के समर्पित कर देंगे। तो कमाल है, बहुत बढ़िया आपने सोचा है। लेकिन उषा जी, देखना पड़ेगा कि क्योंकि राजनेताओं की जो पॉपुलैरिटी है वो भी सेल्फी से बड़ी मकबूल होती है, लेकिन कई बार जब हम उसके साथ कुछ शर्त लगा देते हैं तो लोग भी बड़े चतुर होते हैं। वो कहते ज़रूर हैं कि आप बड़े पॉपुलर हैं, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो जेब कितने लोग ढीली करेंगे ये वक्त बताएगा। सागर के ईश्वरपुर के ग्रामीणों की किस्मत चमक गई है। दरअसल 14 एकड़ ज़मीन में ग्रामीणों को खुदाई के दौरान जो कुछ मिल रहा है वो किसी ख़जाने से कम नहीं है। यही वजह है कि लोग सुबह से लेकर शाम तक खेत की खुदाई करने में जुट गए हैं। आखिर ग्रामीणों के हाथ ऐसा क्या लगा है जिसने उन्हें मालामाल कर दिया है? देखिए ये रिपोर्ट है। जमीन उगल रही मोती, ग्रामीणों की किस्मत चमकी। हीरे की खान के लिए मशहूर बुंदेलखंड की जमीन अब बेशकीमती पत्थर भी उगल रही है। ये लोग भी उसी बेशकीमती पत्थर को तलाशने में लगे हैं। गुड़िया मिलने से यहाँ के लोगों की किस्मत चमकने लगी है। लोग जमीन को खोदकर गुड़िया निकालते हैं और बाहर के व्यापारी गांव में आकर महंगे दामों में ये गुड़िया खरीद लेते हैं। लोग अपनी खेती किसानी छोड़कर रोज सुबह से लेकर शाम तक गुड़िया की तलाश में रहते हैं। इन बेशकीमती पत्थरों की ग्रामीणों को कीमत भी
अच्छी खासी मिल रही है। छोटे गुड़िया की 100 रुपए और बड़े गुड़िया की कीमत 2000 से 10,000 तक है। भैया जी निकल रहे हैं यहाँ पे 50 एकड़ के लगभग में, और ये काला गुड़िया है, सफ़ेद भी है, और ये 10,000 से लेके 50,000 रुपये तक की कीमत का है। दिन भर खोदो या 2 दिन में तो एक आध मिल जाए तो बड़ी बात है। यहाँ ईसरपुर, बाराए, मड़खेरा, व्यापारी जबलपुर। देवरी की ग्राम पंचायत ईश्वरपुर में कुल 14 एकड़ की जगह में रंग बिरंगे पत्थर निकल रहे हैं। जानकार बताते हैं कि ये सजावटी पत्थर हैं, इसीलिए ये बिक रहे हैं। आसपास के क्षेत्र में भी इनके मिलने की संभावना है। पुराने समय में इन पत्थरों का इस्तेमाल गहनों के तौर पर किया जाता था। देवरी में जो पत्थर मिल रहा है, मैंने व्यक्तिगत रूप से उस पत्थर को देखा है, उसका सैंपल मेरे पास आया था। वो एक मिनरल होता है क्वार्ट्ज, जिसका कंपोजिशन होता है SiO2, परंतु उसी कंपोजिशन के विभिन्न अन्य मिनरल्स जो मिलते हैं, जिनमें चर्ट, जस्पर, अगेट, फ्लिंट आदि हैं, ये वो पत्थर होते हैं जिन्हें किसी भी रूप में ढाला जा सकता है, या यूं कहा कि घिस के उनको किसी भी रूप में बनाया जा सकता है। इन मनकों की मालाएं और इन सब का उपयोग पुरातन काल से करते आ रहे हैं। तो ये इस तरह के पत्थर हैं। क्या बड़े क्या बच्चे सुबह होते ही इन खेतों में अपनी किस्मत को खोजने में जुट जाते हैं। ना जाने कब कौन सा पत्थर हाथ लग जाए और उनकी किस्मत सोने की तरह चमक जाए। शुभम सेनी, बंसल न्यूज, सागर। बिना श्रम के अधिक लाभ अर्जित करना मनुष्य का मूल स्वभाव है, और यही वजह है कि पन्ना में हीरे की खोज में लोग इसी तरह दीवानों की तरह जुटे रहते हैं। पुराने किलों या पुराने घरों में ख़जाने की खोज में हमने कई तंत्र मंत्र और कई बार अपराध भी घटित होते देखे हैं, और सागर की ये घटना भी इसका अपवाद नहीं है। और ये अनंत काल से चला आ रहा है, चाहे पांडव और कौरवों के बीच में द्यूत क्रीड़ा, जिसको आप जुआ भी कहते हैं, तो ये चलता रहेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रेल की पटरियों पर कार दौड़ाने वाले सीन्स, इस तरह की तस्वीरें अक्सर फिल्मों में हमने देखी हैं, लेकिन आज हम रियल लाइफ में ये सीन आपको दिखाने जा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल वो ब्रिटेन के हर्टफोर्डशायर की है। पुलिस ने जब कार में सवार शख्स को पकड़ने के लिए बाहर निकालने की कोशिश की, तो आरोपी भागने की फिराक में पटरियों पर आ पहुंचा, और यहाँ भी उसने अपनी कार नहीं रोकी, बल्कि वो पटरियों पर कार भगाने लगा। तो जो फिल्मों में देखा वो सच्चाई घट गई हकीकत में। देखिए किस तरह से पटरियों पर भगाता हुआ ये शख्स भागा। यहाँ रोकने की कोशिश पुलिस ने, और ये पटरियों पर कार दौड़ पड़ी। लेकिन भाग के कहाँ जाएंगे, वो कहावत तो और आपने हमने फिल्मों से ही खूब सुनी है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कहाँ भागेंगे ये कानून के लंबे हाथों से। और फिलहाल दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी इसी मंच पर, इसी फोरम पर। नमस्कार।